क्या चीज़? मतलब आप लोगों को ओवरऑल M4 में दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को कल दिया गया था, कहा गया था, पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कहा गया था dxy इज इक्वल टू, पहले थ्रेट में आपसे कहा गया था मॉड x2 माइनस y2 इफ x1 इज इक्वल टू y1, और दूसरे थ्रेट में कहा गया था मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड y2 इफ x1 डज नॉट इक्वल टू y1। क्यों भाई, ये थ्रेट दिया गया था। इस थ्रेट में आप लोगों को 4 कंडीशन M4 में बताई गई थी। दैट मीन्स देयर आर 4 केसेस इन द ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। 2 हमने प्रूफ कराया था, एक सिमिलर वे वाला हो गया होगा, बचा आपका केस 4। केस 4 में आपसे कहा गया था कि मान लीजिएगा इफ x1 डज नॉट इक्वल टू y1 डज नॉट इक्वल टू z1, ठीक है। देन इस केस में क्या है, सब वैल्यूज को पहले लिख लिया करिए। dx1 y1 इज इक्वल टू dxy इज इक्वल टू dxz इज इक्वल टू dzy इज इक्वल टू xy की वैल्यू निकालेंगे इस केस में तो आएगा मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड y2, ठीक है, ठीक है। xz होगा तो x और z भी आपस में बराबर नहीं है, बराबर ना होने में ये वैल्यू आती है, मिलेगा x1 माइनस z1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड z2। तीसरा है dz कॉमा y, z और y भी बराबर नहीं है, उसके लिए भी यही आएगा z1 माइनस y1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड y2। क्यों भाई, इतना क्लियर। अब इसके लिए ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी प्रूफ करनी है, तीनों सेम है, किसी को भी ले लीजिए। dxy इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड y2, ठीक है। कोशिश करिए कि इसको इन दोनों के सम के फॉर्म में ला सके, ठीक है। देखिए इन दोनों के सम की क्या विशेषता है, इन दोनों पे ज़रा फोकस्ड करिए। इसमें भी z1 है, इसमें भी z1 है, बट यहाँ पे z1 नहीं है, तो आपको z1 को इंसर्ट कराना पड़ेगा। मिलेगा इज इक्वल टू x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1। इजंट क्लियर। प्लस इन दोनों को ऐसा उतार रहे हैं x2 प्लस मॉड ऑफ y2, कोई डाउट नहीं। इसको मान लेंगे मॉड c प्लस d लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ c प्लस मॉड ऑफ d, ठीक, प्लस मॉड ऑफ x2 प्लस मॉड ऑफ y2। ये टर्म मिल गया, ये टर्म मिल गया, x2 है, y2 है, कमी किसकी है, z2। मॉड ऑफ z2 हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इस पूरे टर्म में मतलब x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 प्लस x2 प्लस y2 में अगर हम कुछ जोड़ देते हैं वो भी पॉजिटिव टर्म, इतना हमने अपनी मर्जी से जोड़ा क्योंकि सब कुछ मैच कर रहा है एक्सेप्ट देन दीज 2 थिंग्स। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 2 मॉड z2 होगा, इसलिए हमने 2 मॉड z2 जोड़ दिया। 2 भी पॉजिटिव, मॉड z2 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म ऐड हो रहा है, देन ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज ग्रेटर देन दिस मच। इक्वलिटी कब होगी, जब z2 0 होगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये सब dxy का ही मान है। dxy लेस देन और इक्वल टू, यहीं से पिक कर रहे हैं, ठीक है। मिलेगा आपको, सेटिंग कर दीजिए, इसी तरह एडजस्टमेंट कर दीजिए। पहले में आएगा x1 माइनस z1 ये वाला, फिर आएगा प्लस मॉड x2 ये वाला, फिर आएगा प्लस मॉड z2। हमने एक z2 को ले लिया है, एक z2 को ले लिया है, बचा एक z2, प्लस दूसरे में आएगा मॉड z1 माइनस y1, एक z2 जो बचा था उसको भी ले लिया, साथ में कितना आएगा प्लस y2।
सेम चीज है। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू, ये पूरी की पूरी वैल्यू है डी एक्स जेड प्लस ये पूरी की पूरी वैल्यू है डी जेड वाई के। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें और कोई डाउट नहीं? ये वो तो जो हमने कराया था बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा एकदम, बस उसमें जो सबसे छोटा टर्म है उसको लेकर के सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं, आने दीजिए। क्या होगा, डी जेड वाई रहेगा ना। देखिए अगर ये 0 हो गया इन द केस तो इक्वल टू हो जाएगा, 0 नहीं हुआ तो लेस देन का होगा। मतलब वो पॉस्टुलेट हम ले करके चल रहे हैं कि अगर ये 0 हो गया तो। समझ में आया दीपांजलि? कॉम्प्लेक्स वाले का क्या था फोर्थ केस? मतलब कोई नहीं आ रहा केस, चारों केस कोई केस नहीं आ रहा है। बस एक ये उतार लीजिए फिर बता रहा हूँ। कल हम थोड़ा जल्दी बुलाएंगे, है ना? कल 2 घंटा रहेगा मेरा, क्योंकि कल अगर हम शुरू करेंगे आपका, मतलब कल अगर ये ख़त्म हुआ, आज ये ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, दोनों ही केस में कल हम बेसिस शुरू कर देंगे, क्योंकि बेसिस का स्टार्टिंग का लेक्चर में हमको 2 घंटा चाहिए होता है। बिना 2 घंटे के जैसे लगता है कुछ समझा ही नहीं पाए उसमें। ठीक है, तो कल 2 घंटे मेरा रहेगा, उसके बाद जो सर का रहेगा वो सर का रहेगा ही रहेगा। बेसिस एंड एग्जाम्स और न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस, मतलब सब स्पेस, ये 2 ख़त्म करने के बाद हम फिर डीजी पे आएंगे। ठीक है, मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा ख़त्म करने में। हो गया भाई, ये आगे बढ़े। आपका हो गया दीपांजलि? आपका मुकेश? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था, मतलब जो मैपिंग लिखी गई थी वो था DZ1 Z2 इज इक्वल टू, पहले में कहा गया था मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, दूसरे में कहा गया था 0। पहला तब था जब Z1 Z2 के बराबर नहीं था और दूसरा तब था जब Z1 Z2 के बराबर था। ठीक है,
आप लोगों के हिसाब से इसमें कोई केस आप लोगों को नहीं आ रहा है। तो हो गया, लेकिन पहला वाला हुआ है dz1 z2 is less than or equal to dz1 z3 plus d z3 z2। अरे वो ना बताइए, रिजल्ट आया कि नहीं ये बताइए। नहीं आया तो बस वही जानना चाहते हैं। क्या क्या इसमें 4 केसेस आप लोगों को बताए गए थे। कहा गया था 3 पॉइंट्स आप लेकर के चलेंगे, z1 z2 और z3। कहते हैं M4 में लेट 3 पॉइंट्स लेते हैं, लेट z1 z2 z3 बिलोंग्स टू C, then there are following 4 केस, there are following 4 postulates। पहले पोस्टुलेट में आपसे कहा गया था z1 z2 z3 बराबर, दूसरे में कहा गया था z1 z2 बराबर z3 डज नॉट इक्वल, तीसरे में कहा गया था z1 डज नॉट इक्वल टू z2 इज इक्वल टू z3, फोर्थ वन में ऑल दीज 3 क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब देखिए केस 1, केस फर्स्ट में हम मानेंगे लेट z1 z2 इज इक्वल टू z3, देन चलिए बराबर के केस में वैल्यू क्या आती है 0, देन dz1 z2 इज इक्वल टू 0, dz2 z3 इज इक्वल टू 0, dz1 z3 इज इक्वल टू 0। ठीक, सिंस आपको पता है 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, दिस implies that dz1 z2 is equal to dz1 z3 plus dz3 z2। ठीक है, केस 2, केस सेकेंड में मान ले रहे हैं z1 इज इक्वल टू z2 डज नॉट इक्वल टू z3, z1 z2 के बराबर है नहीं, या तो लेस देन होल्ड होगा या इक्वल टू होल्ड होगा। जैसे हम दोनों ही सिंबल लगाते हैं तो दोनों साथ नहीं होल्ड करते होंगे, उसका मतलब ये होता है कि किसी कंडीशन में इक्वल टू और किसी कंडीशन में लेस देन। आपको बताया था जब तीनों पॉइंट्स कोलीनियर होते हैं तो उस केस में इक्वल टू आता है, जब तीनों पॉइंट्स कोलीनियर नहीं होते हैं तो हमेशा लेस देन आता है। ठीक है, तो कोई भी लॉ, नियम प्रकृति का यही बना है कि ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं होता है, मतलब एक साथ नहीं यूज़ होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, और ग्रेटर देन वाला कभी नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक केस होल्ड कर रहा है तो वो बात हमारी एकदम सही है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ होगा, ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सक्यूज मी, dz1 z2 इज इक्वल टू dz1 z3 इज इक्वल टू dz3 z2 इज इक्वल टू, देखिए z1 z2 के बराबर है, वैल्यू इक्वल टू 0, z1 z3 के बराबर नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। इसकी वैल्यू आएगी मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z3। ठीक, और z2 z3 लेकर के चलेंगे तो z2 z3 भी बराबर नहीं है, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ z2 प्लस मॉड ऑफ z3। ठीक, अब आगे देखिए, नाउ ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक ले लीजिए। अब इन दोनों को एक तरफ कर देंगे, इस बेचारे को किनारे धक्का दे देंगे तो वैसे नहीं सही बैठेगा, तो dz1 z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z3, है ना। हमको क्या चाहिए, इसको इन दोनों के सम के फॉर्म में लिखना है ना। तो इसमें क्या क्या नहीं है, z2 इसमें नहीं है, लेस देन होगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए, दिस implies that
Z1 Z3 इज इक्वल टू, मैम उसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, 0 उन दोनों के ऐड से तो लेस देन ही होगा हमेशा। D1 Z1 नहीं समझे मैं आपकी बात, मतलब dz1 और z2 का मान 0 है तो इन दोनों के सम से हमेशा लेस देन dz1 z2 का मान 0 है तो वो इन दोनों के सम से लेस देन होगा। वैसे भी कर सकती हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, चूँकि z1 किसके बराबर है, z2 के, z1 प्लस z2 का मान कितना हो जाएगा, 0, लेस देन ये dz1 z2 के बराबर होगा ये प्लस मॉड z3, ठीक। dz1 z2 की वैल्यू 0 रखिए चाहे ना रखिए, दिस इम्प्लाइज dz1 z3 लेस देन dz1 z2, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, z2 z3, 3 है, कौन नहीं है, 2, ये लेस देन होगा dz1 z2 प्लस z3 प्लस z2 से, क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर है ना। तो इतने की जगह ये प्लस इतने की जगह dz3 z2। बताइए भाई, बस जोड़ना है अपने हिसाब से। हमने इसको लेकर के चले, किसी को भी लेकर के चलिए, इसको लेके चले, इसका मान लिख दिए। हमको इसको इन दोनों के सम के बराबर दिखाना है, इसके और इसके, ठीक है। z1 z3 था, कौन नहीं था, z2 को हमने ऐड कर दिया। फिर हमने देखा कि z1 प्लस z2 तो किसके बराबर है, 0 के, या मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, dz1 z2 के, यहाँ रख दिया, ठीक है, प्लस z3 लिख दिया। अब हमको ज़रूरत है z2 की, तो फिर से हमने z2 को जोड़ दिया। चूँकि z2 पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी इससे हमेशा क्या होगी, लेस होगी, और ये उतार दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये केस हो जाएगा आपका। अब मेरे ख्याल से ये भी हो जाना चाहिए, ठीक है। कर लेंगे मुकेश, ट्राई करिएगा अब, है ना। चलिए उतारिए इसको, आगे बढ़िए। और कोई डाउट होमवर्क में, हो गया सब, हाँ, जैसे इच्छा कर लीजिए, बस आगे बढ़े फटाफट। अरे अमृता भेज देंगी भाई आप लोगों को ग्रुप में, बाद में करते रहिएगा। आप लोगों को हमने ये कराया था क्या कि किसी पॉइंट के दो नेबरहुड है तो उसका इंटरसेक्शन भी उसी पॉइंट का नेबरहुड होगा। टू नेबरहुड, जरा नेबरहुड में एक बार चेक करिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अगेन द नेबरहुड ऑफ सेम पॉइंट, कराए ना, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। क्या चीज़ करिए, हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट, अब हेडलाइन डालिए। अब हेडलाइन डालते चलिए, छोटे छोटे डेफिनेशंस लिखते चलिए। एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन हम लिखवा रहे हैं इस पे बहुत रिजल्ट्स नहीं है, बस ये डेफिनेशन, इसमें से कोई एक या दो डेफिनेशन किसी थ्योरम के साथ अटैच करके आ जाती है, ठीक है। होता क्या है, आपको हम बताए थे दिक्कत आई कहाँ, दिक्कत आई बाउंड्री को लेकर के, क्लोज्डनेस को लेकर के, कि जो बाउंड्री पर है वो कब लिमिट पॉइंट बनेगा, कब क्लोज्ड सेट में जाएगा, कब नहीं जाएगा। मेन दिक्कत की जड़ वही थी। तो
तो उसी दिक्कत को जब अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट किया गया तो 3-4 तरह की नई नई डेफिनेशन बन गई, जैसे एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, वही हम आप लोगों को नोट डाउन करा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको केस याद करना रहेगा कि कब फलाना पॉइंट बाउंड्री कहलाएगा, कब फ्रंटियर कहलाएगा, कब एक्सटीरियर कहलाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, लिखिए एक्सटीरियर पॉइंट, लिखिए लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, let x comma d be a metric space and A is subset of x and A is subset of x। हो गया? let x comma d be a metric space and A is subset of x। क्या कहा गया? x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है और a उसका कोई सबसेट है। तो कहा जाता है स्पेस में पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट, मतलब स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसका एक्सटीरियर पॉइंट तब कहलाता है। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सटीरियर तब कहलाता है जब वो उसका इंटीरियर पॉइंट ना हो। एक्सटीरियर कौन है? जो इंटीरियर नहीं है। ए के अंदर रहेगा वो ए का इंटीरियर, ए के बाहर रहेगा वो ए का एक्सटीरियर। कहने का मतलब क्या है कि इफ, अगर ये ध्यान दीजिएगा, ये ए है तो ये बचा हुआ मेरे हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट है। फिर सुनिए, x a का एक्सटीरियर तब कहलाएगा जब x a का इंटीरियर ना हो। a का इंटीरियर नहीं होगा, इसका मतलब x a कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा। किसका इंटीरियर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटीरियर पॉइंट की परिभाषा लगा दीजिए कि अगर x ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है तो x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर जाएगा। बस, ठीक है, लिखिए कहाँ तक लिखा? ए इज सबसेट ऑफ x, फुल स्टॉप। अ पॉइंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, a point small x belongs to capital X is said to be a point small x belongs to capital X is said to be exterior point of capital A, exterior point of capital A, IFF it is an interior point, it is an interior point, it is an interior point of complement of A, of complement of A। ठीक है, देखिए इंटीरियर ऑफ ए को इससे या फिर इससे रिप्रेजेंट करते थे, एक्सटीरियर ऑफ ए को इससे या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है एक्सटीरियर ऑफ ए, इसका भी मतलब होता है एक्सटीरियर ऑफ ए। मोस्ट प्रोबेबली वी विल यूज दिस साइन। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द कलेक्शन ऑफ all exterior point of capital A, the collection of all exterior point of capital A
comma is denoted by ये एक्सटीरियर ऑफ ए ओ आर और ए पे पावर ई। हो गया? यहां देखिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, एक्सटीरियर ऑफ ए का मतलब होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए का मतलब होता है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। क्यों भाई? इंटीरियर ऑफ ए मतलब ए पे सर्किल, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट पे सर्किल। और आपको पता है इसका मतलब होता है ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? रिमार्क में ये लिखवाएंगे। रिमार्क लिखिए, लेट एक्स, हाँ अभी रुक जाइए, लिखिए पहले इसमें रिमार्क में लिखवाएंगे ये। लिखिए रिमार्क में, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस and A is subset of X, then ये रिजल्ट। let x comma d be a metric space and A is subset of X, then ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा रिजल्ट। हो गया? फिर देखिए, एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जहां ए था वहां क्या लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए। इंटीरियर ऑफ ए को लिखते हैं ए पर सर्किल, मतलब बिल्कुल व्युत्क्रम का रिजल्ट होगा। एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, या एक्सटीरियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर होगा इंटीरियर में बदलेगा, कॉम्प्लीमेंट होगा नॉन कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा, एक्सटीरियर होगा इंटीरियर में बदलेगा, नॉन कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा। ठीक है? दोनों चीज चेंज होगी, एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर, ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट, एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए। ठीक? फिर देखिए, पता है आपको एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। आपको बताया गया था इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज द लार्जेस्ट सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए। थ्योरम बताए थे ई इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ई। तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? ये पहला। दूसरा रिमार्क ये लिखिए, तीसरा ये लिखिए, सिंस हाँ
तीसरा तक लिख लीजिएगा। हो गया थर्ड तक? बोले नीचे से, थर्ड के नीचे से लिखिए दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, A complement का इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, contained in A complement, हो गया। लेकिन ये तो इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो कि कंटेंड करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज एक्सटीरियर ऑफ ए, पूरा नहीं लिखते, EXT ब्रैकेट में ए, दैट इज एक्सटीरियर ऑफ ए, या दिस इम्प्लाइज एक्सटीरियर ऑफ ए is the largest open set, contained in a complement, ये क्या है? हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर का मतलब होता है फ्रॉडियर पॉइंट। फ्रॉडियर मतलब जो धोखा करता है। चोर के लिए क्या कहते हैं, ना घर का ना घाट का। हाँ, चोरों के लिए क्या कहते हैं, ना घर का ना घाट का, ना घर का रहा ना घाट का रहा, चोरी करके जेल में पहुंच गया। वही इसके साथ है। फ्रंटियर पॉइंट का मतलब फ्रॉडियर पॉइंट का मतलब जो ना एक्सटीरियर हो ना इंटीरियर हो, ठीक है, ना एक्सटीरियर हो ना इंटीरियर हो, उसको बोलते हैं फ्रंटियर पॉइंट। मतलब फ्रंटियर ऑफ ए, FR, फ्रंटियर में FR, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए, दोनों को ले लीजिए, मतलब दोनों का यूनियन ले लीजिए। लेकिन ये दोनों नहीं है तो इन दोनों को निकाल देंगे, मतलब इसका क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। फ्रॉडियर मतलब एक्सटीरियर भी नहीं है और इंटीरियर भी नहीं है, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों नहीं है, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों नहीं है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर भी ले लिया इंटीरियर भी ले लिया, यूनियन मतलब दोनों को ले लिया, दोनों नहीं है तो दोनों को बाहर निकाल दिया कॉम्प्लीमेंट लगा करके, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रंटियर ऑफ ए। स्पेस का वो पॉइंट जो ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो ना ही इंटीरियर पॉइंट हो, फ्रॉडियर हो, ना घर का ना घाट का, ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटियर पॉइंट, ठीक। एंड देखिए इधर देखिए, एक बार लिखवाए थे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो नॉट के केस में परिभाषा बदल जाती है ना, इसलिए यूनियन लगाया गया। लिखिए फ्रंटियर पॉइंट, लेट x, d be a metric space, let x, d
be a metric space and A is subset of X and A is subset of X, full stop. A point small x belongs to capital X. A point small x belongs to capital X is said to be frontier point, of a subset capital A, if and only if it is neither an interior point, nor an exterior point of capital A, that is ये हो गया। रिमार्क, पहला लिखवा रहे हैं, पहले का एक्सप्लेनेशन दूसरे में करा रहे हैं। कहते हैं, ध्यान आ रहा को लिखवाए थे कि बाउंड्री ऑफ ए क्या बनती है? ए की बाउंड्री हमेशा उसके लिमिट पॉइंट में कंटेन करती है ना? मतलब बाउंड्री ऑफ ए कंटेन्ड इन डेरिवेटिव ऑफ ए, बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन्ड इन फ्रंटियर ऑफ ए। बाउंड्री डेरिवेटिव में भी कंटेन करती है, बाउंड्री फ्रंटियर में भी कंटेन करती है। रीजन इसका भी बता रहे हैं, बिकॉज लिखिए इतना, फिर रीजन दे रहे हैं। हाँ, रिमार्क में पहला पॉइंट ये, हो गया। दरअसल बिकॉज लिखवा के हम इसलिए छोड़ दिए क्योंकि केवल जरा जरा से शब्दों का हेरफेर है। हम क्या बोले, क्लोज्डनेस की डेफिनेशन में कॉम्प्लिकेशन आई, उन्हीं कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए छोटी छोटी परिभाषाएं बनाई गई। अच्छा, आप अपने दिमाग विवेक से सोचिए, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों नहीं है तो वो पॉइंट जाएगा कहाँ? बाहर तो एक्सटीरियर है ही। ए का एक्सटीरियर कमरे का बाहर, ए का इंटीरियर कमरे का अंदर, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, क्या है? वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब भूत प्रेत ना धरती पे है ना पाताल में है, फिर भी उनकी जगह यहाँ है। तो फ्रंटियर मतलब फ्रॉडियर मतलब फेकनेस। तो क्या किया गया, छोटी छोटी चीज़ों में अंतर लाके छोटी छोटी चीज़ को डिफाइन किया गया। कहते हैं बाउंड्री ऑफ ए, इस कमरे की बाउंड्री मतलब इसकी चार दीवारी। तो बाउंड्री ऑफ ए का एसेंशियल पार्ट है, वो ए की चार दीवारी पर होगा, लेकिन फ्रंटियर ऑफ ए चार दीवारी पर नहीं होगा। तो एसेंशियल पार्ट नॉन एसेंशियल पार्ट हो सकता है, लेकिन नॉन एसेंशियल पार्ट एसेंशियल पार्ट नहीं हो सकता है।
ये कहने का मतलब है। एसेंशियल पार्ट नॉन एसेंशियल पार्ट हो जाएगा, बट नॉन एसेंशियल पार्ट एसेंशियल पार्ट नहीं होगा। ठीक, ये इसका मतलब है। इसीलिए फ्रंटियर को हमने शुरू में ही फ्रॉडियर कह दिया है, नहीं बस आप एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा होता है। एक हम आप लोगों को बताए थे स्यूडोमेट्रिक, कहते स्यूडोमेट्रिक कह दिया, लेकिन स्यूडो है, होती नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड नहीं करती है। वही काम इसके साथ है। लिखिए, हैं बेवकूफ़ बना रहा है ना। लिखिए, बिकॉज बाउंड्री ऑफ ए, ऐसे लिखिएगा दीपांजलि, बाउंड्री ऑफ ए, बिकॉज बाउंड्री ऑफ ए इज essentially a point of capital A, because boundary of A is essentially a point of capital A, कैपिटल ए का पॉइंट होगा क्योंकि उसकी चार दीवारी पर स्थित होगा। इज एसेंशियली, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक रूप से, इज एसेंशियली a point of capital A, comma, whereas frontier point may not belong to capital A, whereas frontier point may not belong to capital A, full stop. Thus every boundary point of capital A is also a frontier point, but converse is not necessarily true. बाउंड्री पॉइंट हम लिखवा चुके हैं ना आप लोगों को, श्योर है ना, लिखवा दी था ना बाउंड्री पॉइंट। चलिए नेक्स्ट लिखिए, देखिए एक्सटीरियर बता दिए, फ्रंटियर बता दिए, बाउंड्री बता दिए, लिमिट बता दिए, डिराइव्ड सेट बता दिए, क्लोज सेट बता दिए, एडहेरेंट आइसोलेटेड। लिखिए, अभी इस पर हम थ्योरम भी कराएंगे आप लोगों को फ्रंटियर पे, थोड़ा सा पहले डेफिनेशन ख़त्म कर लें। लिखिए, आइसोलेटेड पॉइंट, एडहेरेंट पिछले साल पूछा था, एडहेरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड, बस इन सब की डेफिनेशन अटैच होकर आती है, इतना ही आपके कोर्स में है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अभी तो आप लोग ने खूब सुन रहे होंगे ये शब्द, कोरोना में आइसोलेटेड हो गए, आइसोलेशन में चले गए, इन द पीरियड ऑफ आइसोलेशन है। क्यों? कोविड हो गया, एकांत में है ना, 14 डेज़ का आइसोलेशन घोषित कर रहे हैं लोग अपने आप को। तो आइसोलेशन का मतलब होता है बीहड़, अकेले हम हो, हमारे आसपास कोई ना हो, उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर कोई पॉइंट आइसोलेटेड है, अकेला है, तो उसको सेंटर मान करके छोटे से छोटा ओपन स्पेयर बनाएंगे, तो इस ओपन स्पेयर में सेंटर के अलावा कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि ये अकेला है। अभी हमको कोरोना हो जाए, हम चले जाए एकांत में, अपने आप को सेंटर मान करके कितना भी ओपन स्पेयर बनाएंगे, उसमें मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम आइसोलेशन में हैं, मेरे पास लोगों को आना मना है। तो ये आइसोलेशन की पहचान होती है। ठीक है, लिखिए, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, let x comma d be a metric space and A is subset of x, and A is subset of x, then a point small a of capital A
then a point small a of capital A is said to be isolated point of capital A, isolated point of capital A if there exists a neighborhood, neighborhood या ओपन स्पेयर एक ही चीज़ है ना। ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए, ये रहा नेबरहुड, ये कैपिटल ए के किसी भी पॉइंट को कंटेन एक्सेप्ट देन ए, है ना। इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए which contains no point of capital A, other than small a, ठीक। दैट इज, नीचे से लिखिए दैट इज, अगर हम आइसोलेशन में हैं, हमने अपने आप को इस कमरे में बंद कर दिया, तो हम अपने आप को सेंटर मान करके जो ओपन स्पेयर बनाएंगे वो इस घर के किसी भी सदस्य को खुद में कंटेन नहीं करेगा। मतलब हमने अपने आप को सेंटर मान करके जो ओपन स्पेयर बनाया या जो नेबरहुड लिया वो इस घर के किसी भी सदस्य को कंटेन नहीं करेगा एक्सेप्ट देन मी। और उसमें से अगर हम खुद को भी बाहर निकाल दें तो वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 5। पहचान रहे लिमिट पॉइंट, मतलब जो लिमिट पॉइंट नहीं है वो आइसोलेशन पॉइंट है, ठीक है। दैट इज, आपको बताए थे कि लिमिट पॉइंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि उस सेट में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हो। एक थ्योरम भी कराए थे, इफ़ ए इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ई देन ईच एंड एवरी ओपन स्पेयर ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ ई। तो ई के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को तभी तो कॉमन रखेगा जब ई में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हो। तो मोटा मोटी ऐसे समझिए, इस कमरे में अगर इनफाइनाइटली मैनी पीपल हैं तो लिमिट पॉइंट, इस कमरे में केवल हम 8-10 लोग हैं तो आइसोलेशन पॉइंट। यही अंतर है। लिमिट पॉइंट बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस सेट में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हो। तभी आपने देखा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट, उसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनता है। सेट ऑफ होल नंबर कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनता है। सेट ऑफ क्यू में बनता है, IR में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर पाए जाते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न। तो किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि दो लोगों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी लोग एग्जिस्ट करें। अगर दो लोगों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पीपल एग्जिस्ट करेंगे तो वो लिमिट पॉइंट होगा, वरना वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये यहाँ बैठाइएगा, एकदम कॉम्पिटिशन में आता है। N में दो लोगों के बीच में कोई नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। W में दो लोगों के बीच में कोई नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। Z में दो लोगों के बीच में कोई नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। IR में दो लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, लिमिट पॉइंट मिलेगा। Q में दो लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, लिमिट पॉइंट मिलेगा। कैपिटल R में दो लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, लिमिट पॉइंट मिलेगा। कैपिटल C में भी दो लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, लिमिट पॉइंट मिलेगा। तो लिमिट पॉइंट मिलने की बस ये कंडीशन है कि दो लोगों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी लोग होने चाहिए। अगर इनफाइनाइटली मैनी लोग नहीं हैं तो वो इसकी कंडीशन होती है। इनफाइनाइटली मैनी लोग ना होने का मतलब वो सेट फाइनाइट सेट है। मतलब ये हम आपको कंडीशंस बता रहे हैं कि ये फाइनाइट होगा तभी ये होल्ड करेगा, फाइनाइट नहीं होगा तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। मतलब ए अगर हमारा फाइनाइट सेट है
तो अभी वो आइसोलेशन पॉइंट देगा, और अगर वो आपका इनफाइनाइट सेट है तो वो आपका लिमिट पॉइंट देगा। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है आइसोलेशन और लिमिट होने के बीच का। इनफाइनाइट में दो लोगों के बीच में बहुत सारे लोग मिलेंगे तो वो हमेशा लिमिट देगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं नहीं मिलेंगी, बस ये अपने दिमाग की उपज है कि किसी ने ऐसा सोचा है तब ये चीज़ बनाया है। ये नहीं सोचता वो, तो वो चीज़ कभी नहीं बनाता। लिखिए, तो इसका मतलब जो फाइनाइट सेट होता है उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, लिखिए। हाँ सर, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। ऑफिस में बैठिए बेटा। लिखिए, रिमार्क डाल के लिखिए, अ फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। अ फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। A finite set has no limit point। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट, बस इसको जिस भाषा में लिखवा रहे उसी भाषा में रट के चले जाइएगा। अरे क्वेश्चन के साथ अटैच होकर आता है, जैसे कोई क्वेश्चन होगा आएगा डिफाइन एडहेरेंट पॉइंट, आइसोलेशन पॉइंट, ऐसा अटैच होकर के आता है। हम समझ लीजिए इसमें हम कुछ नहीं छोड़े हैं, हम सेक्शन ए में कुछ नहीं छोड़ेंगे, सेक्शन बी में केवल इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे। नहीं, अभी ये ख़त्म हो जाए, न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस और बेसेंट्स एंड एग्जाम्स। सेक्शन ए 1 हफ्ते का टाइम और लेगा, 1 हफ्ते के बाद सेक्शन ए ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन बी में कोई भी, मतलब जैसे कोई भी बच्चा पूरा नहीं पढ़ना चाहता है, रीज़न क्या है, उसको पता है कि उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एग्जामिनेशन में पूरा पढ़ करके जा सके। जो फैक्ट बात है वो ये समझिए, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि उसमें हम आपको 50-60 थ्योरम और करा दें और आप 50-60 पढ़ करके जा सकें। तो उसका तरीका ये, जो हम पढ़ाते आ रहे हैं, हम तो 7 साल से ये पढ़ा रहे हैं मैट्रिक स्पेस, तरीका उसका यही है कि उसमें कॉम्पैक्टनेस तो खैर बहुत छोटा चैप्टर है, यूनिवर्सिटी में जो हम पढ़ाते हैं कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ये दोनों हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो पूरा नोट्स आपको दे देते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूटी में यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में आज तक केवल 10 से 11 थ्योरम कराए गए हैं। अभी तक हम उसमें कराते थे 45-50 थ्योरम, बाद में हमको यही लगा वर्थ नहीं है, एक तो हम अपना समय देते हैं और बच्चे पढ़ करके नहीं जा पाते हैं, जो फैक्ट बात है। तो केवल हम उसमें आपको लिमिटेड पढ़ाएंगे जिससे आप पूरा पढ़ करके आप पूरा नंबर मिल जाए। कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस तो बहुत छोटा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी, तो वो हम बहुत छोटा करके पढ़ाते हैं। तो अब ये ख़त्म होने के बाद टेंशन नहीं रहेगी कोर्स की, ठीक है। तो उसको ख़त्म करिए, फिर हम 1-1 घंटा दोनों को चलाएंगे, इसको उसको क्या, हफ्ते में 3 दिन 2 घंटा ये, हफ्ते में 3 दिन 2 घंटा डीजी, लेकिन पहले बस इसको ख़त्म करिए। लिखिए, एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ। एडहेसिव पढ़ते होंगे, है ना, एडहेसिव, चिपका हुआ। जैसे फेविक्विक वगैरह देखिए उसमें लिखा होता है एडहेसिव, चिपकाने का काम करता है, वही इसका मतलब होता है एडहेरेंट, पिछलग्गू। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं वाली स्थिति, ठीक है। लिखिए एडहेरेंट पॉइंट। लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, let x, d be a metric space and A is subset of x, and A is subset of x। हो गया, फुल स्टॉप। A point small a, राममिलन जी ऑफिस की लाइट जला दीजिए, लाइट जला दीजिए ऑफिस की। किसमें लगा लीजिए। A point small a is said to be
a point small a is said to be adherent point of the set capital A is said to be adherent point of set capital A if either it is a limit point adherent point of the set capital A if either इन्हीं दोनों में से कोई एक बनना पड़ेगा उसको। if either it is a limit point of capital A if either it is a limit point of capital A or an isolation point or an isolation point of set capital A that is नीचे से that is जरा देखिए ये आइसोलेशन पॉइंट की कंडीशन है, ये लिमिट पॉइंट की कंडीशन है। अगर इसको हटा दें तो मेरे हिसाब से वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आएगी। क्यों भाई, कौन कॉमन रहेगा दोनों में? ए है ना, और इसको हटा दें तब भी नॉट इक्वल टू 5 रहेगा। इन्हीं दोनों को कंबाइंड करते हैं तो एडरेंट की कंडीशन बनती है। एडरेंट की कंडीशन क्या हो गई? SAR इंटरसेक्शन A डज नॉट इक्वल टू, लिखिए, फॉर एवरी R ग्रेटर देन 0। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, nowhere dense set, nowhere dense set, nowhere dense set। क्या बताए थे डेंस सेट की परिभाषा? ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, है ना। nowhere dense set मतलब वो डेंस सेट ना हो। लिखिए, लिखिए, लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and A is subset of X and A is subset of X, then A is said to be, then A is said to be, then capital A is said to be, then capital A is said to be nowhere dense set, nowhere dense set और नॉन डेंस, दोनों एक ही शब्द है। nowhere dense set एक बार आप लोग ना चेक करके आया करिए। दरअसल उनको कल दिक्कत थी, उनको कहीं जाना था, इनका भी मैसेज आ गया तो फिर हम सर से संपर्क किए। सर क्या, चलिए ठीक है रख लेते हैं। अच्छा, तो हम आपको अगली बार से फ़ोन ही कर दिया करेंगे। हमको ये बात पता नहीं थी, अगर कभी भी ऐसी कोई टाइमिंग की चेंज होगी तो हम आपको पर्सनली फ़ोन कर दिया करेंगे एक बार। अमृता आप जिम्मेदारी लीजिए फ़ोन करने की, ठीक है। कोई भी टाइम में अगर हेर फेर होता है तो उनको फ़ोन कर दिया करिए, उनके पास परमानेंट नहीं रहता है। खैर ऐसा कुछ खास नहीं है, वीडियो से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो हमसे मंगा लीजिएगा याद से आज, ठीक है। लिखिए, और नॉन डेंस इफ द इंटीरियर ऑफ
if the interior of closure of A is empty, if the interior of closure of capital A is empty, if the interior of closure of capital A is empty, देखिए, if the interior of closure of A is empty, लिखिए, that is A closure का इंटीरियर इज इक्वल टू 5। हो गया। रिमार्क, बस रिमार्क में जो लिखवा रहे हैं वो याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। ये बताया गया, ये हमको नहीं पता, उसने मैथमेटिशियन ने कहा एक क्लोजर का मतलब ए के पॉइंट्स और लिमिट पॉइंट्स ले लीजिए, इंटीरियर का मतलब उससे बाहर चले जाइए, तो वो उसमें कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब वो वैल्यू क्या आनी चाहिए 5। तो उस केस को उन्होंने कहा कि ये नो वेयर डेंस का सेट होगा। रिमार्क लिखिए, कैपिटल ए इज सेड टू बी, कैपिटल ए इज सेड टू बी dense in itself, capital A is said to be dense in itself, dense in itself को अंडरलाइन करिएगा, dense in itself if A is contained in A dash, if A is contained in A dash मतलब A का सारा पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट बन जाए, that is every point of capital A, that is every point of capital A is limit point of capital A, that is every point of capital A is limit point of capital A। हो गया दूसरा पॉइंट रिमार्क का। कैपिटल A is said to be perfect, कैपिटल A is said to be perfect, perfect को अंडरलाइन करिएगा, कैपिटल A is said to be perfect, perfect को अंडरलाइन करिए, if A is dense in itself, if A is dense in itself and closed, if A is dense in itself and closed, देखिए ये dense in itself की कंडीशन है, closed की कंडीशन होती है कि A डेरिवेटिव इज कंटेन्ड इन A, कंबाइंड करेंगे तो मिलेगा A डैश इज इक्वल टू A, ये परफेक्ट की कंडीशन है, ठीक है। That is A dash is equal to A, that is A dash is equal to A। हो गया। थर्ड पॉइंट, a set capital A, a set capital A is said to be dense in capital B, is said to be dense in capital B, मतलब ये कमरा अगले कमरे के लिए डेंस कहलाएगा कब, if B is contained in A closure, if B is contained in A closure। हो गया। if B is contained in A closure, हो गया। थियोरेटिकल पोर्शन ख़त्म, बस फ्रंटियर पॉइंट पे कुछ छोटे छोटे थ्योरम है, अभी हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब अब कल मुलाकात होगी मेरी आप लोगों से, तो कल हम बेसिस एंड एक्सियम शुरू करेंगे, वो बचा हुआ हम कभी भी कैसे भी अपना करके करा देंगे, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कुछ बचा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन 1 घंटा लग जाएगा, या तो कल ही पढ़ा देंगे 1 घंटा,
ख़त्म होगा ना फिर वो टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो कल हम यही ख़त्म करेंगे, कल 2 बजे से, 2 बजे, ठीक है।